आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लिंग बोध यानी जो हमारा जेंडर डिफरेंस है उसके बारे में समझाया गया है कि किस प्रकार से लिंग भेद जो है वो हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना। समाज में लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप से देखा जाता है और उनके लिए उसी प्रकार की गतिविधियां भी निश्चित की जाती है। जैसे घर में कोई कहता है लड़कियों के लिए कि बेटा अकेले कहीं नहीं जाना, अंधेरा होने से पहले घर में आ जाना, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलो। अब जो लड़की बैट बॉल खेलना चाहती है उसको गुड्डे गुड़ियों से खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके दिमाग में बचपन से ये भावना डाल दी जाती है कि वह लड़की है और उसको उसी तरह से रहना चाहिए। तो इस पाठ में हम इन्हीं भेदभावों के बारे में और जो इसके कारण जो समस्याएं पैदा होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है, यानी जो उसकी डिग्निटी है, उसका सम्मान का जो प्रश्न है उसके तो अस्मिता कहते हैं सम्मान को। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? तो इस पाठ में इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की गई है। इसी तरह हम ये देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। जैसे एक आदमी नौकरी करता है, बाहर जाता है, तो उसकी बड़ी जो है उसको बड़े सम्मान से देखा जाता है कि नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है। दूसरी तरफ कोई महिला है जो घर में काम करती है, वो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक घर के कामों में लगी रहती है, उसको किसी प्रकार की कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई वेतन नहीं मिलता, तो उसके कार्य को जो है वो कहा जाता है अरे ये तो घर का कार्य है, ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उसको महत्व नहीं दिया जाता। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में भी असमानताएं आती हैं। अब जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके काम के बीच में भी अंतर होता है। स्त्रियों को हल्के काम दिए जाते हैं, आसान काम दिए जाते हैं, ये सोच के कि वो भारी काम या मुश्किल काम वो नहीं कर सकती। आते हैं 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में तो ये समोआ द्वीप जो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास है समोआ द्वीप, तो वहाँ के 1920 में वहाँ के बच्चों का किस तरह से पालन पोषण होता था, कैसे वो बच्चे बड़े होते थे, उसके बारे में बताया गया है। तो समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक भाग है। सामोन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, यानी जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते थे उसी स्तर पर उनको ये शिक्षाएं दी जाती थी कि कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे बड़े होकर। तो छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे
और यह जिम्मेदारी घर के बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। यानी कोई बच्चा जैसे साल भर में वो चलना शुरू कर देता है, तो उसके बाद माता पिता, घर के लोग उसको नहीं देखते, उसको देखने की जिम्मेदारी उससे बड़े बच्चे पे आ जाती थी। 10 वर्ष के बीच में होते थे। तो लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था। तो उसका काम था बाहर जो एक्टिविटीज़ होती, जो गतिविधियाँ आती हैं, उनको सीखना। जैसे मछली कैसे पकड़ी जाती है, नारियल के पेड़ कैसे लगाए जाते हैं। इसी प्रकार लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। तो 14 साल की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी। अब जैसे चाय के बागान होते हैं या दूसरे जैसे हॉर्टिकल्चर में और भी कई पेड़ पौधे होते हैं, उनके बागानों में काम करते हैं। तो वो डालियाँ बुनना या चटाइयाँ बनाना आदि भी सीखती थी। खाना पर अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। तो उनके समाज में खाना पकाने का काम पुरुष करते थे और बाकी उनकी सहायता का काम लड़कियां करती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे समोआ द्वीप के लोगों का जीवन यापन होता था। इसी प्रकार 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने वाले बच्चों का वर्णन किया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। तो जैसे हम देखते हैं, हम यूनिसेक्स स्कूल होते हैं या जहाँ पर दोनों एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में लड़की और लड़कों दोनों के लिए अलग अलग स्कूल होते थे। तो लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग प्रकार के होते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। यानी जहां लड़कों के स्कूल है और वहाँ आंगन नहीं होते थे, वो मैदान में, स्कूल के बाहर जो उनका मैदान होता था, एक खुला स्थान होता था जहाँ वो खेलते थे, वो स्कूल से लगा होता था। लेकिन लड़कियों के स्कूल बिल्कुल अलग थे। उनका आंगन स्कूल के अंदर ही होता था, यानी स्कूल की सुरक्षा में ही वो खेलते थे। तो हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती थी। यह बात लड़कों से अलग थी। जब लड़के स्कूल से बाहर निकलते थे तो वो हल्ला मचाते हुए, गपशप करते हुए या अपने जिस तरह का अपने एक्टिविटी खाली समय बिताने के लिए दौड़ते खेलते आदि थे, उसकी तुलना में लड़कियां सीधे स्कूल से निकलकर शांत रूप से अपने घर जाती थी। तो इन दो उदाहरणों से हम ये देखते हैं कि बड़े होने के अलग अलग तरीके हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अपने अनुभव से ही सबसे ज़्यादा जो है हम परिचित होते हैं, उसी से हम सीखते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बिल्कुल अलग था। हम यह भी महसूस करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है और यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। जैसे उन्हें खेलने के लिए अलग अलग प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं। तो लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। तो इसकी नींव बचपन से ही डल जाती है। इसी प्रकार
प्रतिदिन की जो छोटी छोटी बातों में लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। तो ये सब बातें बच्चों को बताने के तरीके हैं कि वो किस प्रकार स्त्री और पुरुष बनेंगे। तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। तो ये बात उनके बचपन से ही उनके दिमाग में बिठा दी जाती है। अब यहाँ पर एक चित्रकथा ये दी हुई है, इसको भी आप देखेंगे। अब इसमें दो बच्चे हैं, जिसमें से एक गरीब घर का है और एक अमीर घर की बच्ची है, और दोनों अपने घर के बारे में बता रहे हैं। मेरी माँ काम नहीं करती। तो माँ, हम सब भी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? और देखो, एक बच्ची अपनी माँ से बात कर रही है। उसकी माँ कामगार है, ऑफिस जाती है, तो वो चाहती कि उसकी जो मैडम है वो अपने साथ ले जाने के लिए, समय पर हमारे साथ जाती है, क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। अब दूसरी लड़की है हरमीत। तो उसकी माँ एक घरेलू गृहिणी है, जो घर में ही रहती है, घर के ही काम करती है, उसे कहीं ऑफिस नहीं जाना पड़ता। तो अब जो है सोनाली की माँ कहती है, सोनाली, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। अब इस बात से ही हमें यह पता चल जाता है कि किस प्रकार बच्चों में काम के प्रति जो है वो एक धारणा बिठा दी जाती है कि कौन काम करता है और कौन काम नहीं करता। यानी जो ऑफिस में काम करता है वही महत्वपूर्ण है, और जो घर का काम करता है उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर एक अंतर हमें स्पष्ट नजर आ जाता है। तो सोनाली कहती है, हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। बोलते ये भी कोई काम है? नौकरी तो भाई अलग चीज़ है, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं। घर के काम तो ये तो वैसे ही काम है, ये कोई काम थोड़ी है। तो उसके बाद सोनिया की मम्मी कहती है, ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। तो उसकी माँ उसको जसप्रीत के घर ले जाती है। अब ये श्री सिंह का घर, जो जसप्रीत का घर है। हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो सोनाली की माताजी हरप्रीत के पिता से पूछती है, जिनका नाम हरशरण है, पर आंटी क्या वाकई ये ठीक है? क्या ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो इस पर जसप्रीत कहता है कि नहीं भाई, देखो ये बात सही तो है, क्या ये ठीक नहीं है? मेरी माँ कोई कामकाजी थोड़ी है, घर में काम करती है, वो कोई ऑफिस थोड़ी जाती है। तो इस पर सोनाली की माता कहती है कि तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। यानी अगर ये मानते हैं कि भाई औरतें घर का काम करना कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, तो एक दिन तुम छुट्टी कर लो, नहीं बोलो भाई अपना काम खुद करें। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। तो इस पर जसप्रीत कहती है कि भाई सही कहा तूने, कल मेरी हड़ताल रहेगी और सारे काम तुम खुद करोगे। वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। इस पर हरप्रीत कहती है कि हम जो है पापा के साथ हाथ बटाएंगे और सारा काम अब खुद करेंगे। तो अगली सुबह की घटना, समय तो देखो, मेरा नाश्ता और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? अब हरशरण जी कह रहे हैं चाय नहीं मिली समय पर, बोले 7:30 हो गए और जो है नाश्ता और बच्चे भी अभी तक तैयार नहीं हुए। तो इस पर हरप्रीत कहती है, मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। आज जो काम वाली आती थी झाड़ू पोछा करने, उसको भी घर भेज दिया है, भाई कल तेरी भी हड़ताल है।
क्योंकि हमारा तो कोई काम है ही नहीं। तो इस पर हर्ष शरण कहते हैं, ओहो हो, यह तो स्कूल की बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही छोड़ना होगा। अब इतने में बाहर से हॉर्न बजता है, अब बच्चे तैयार नहीं है, स्कूल की बस आ गई। तो कह रहे अब बच्चे तैयार नहीं है, बस तो चली जाएगी, तो अब मुझे खुद ही इनको कार से छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों को कहता है, जल्दी करो, हरप्रीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। अब पंप मतलब पानी की मोटर। तो इस तरह से अब उनकी जो दिनचर्या है वो आरंभ होती है। सारा काम उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों के लिए लंच बॉक्स से हरप्रीत कहती है, अरे यह भी, उसके बारे में तो भूल जाओ भाई, अब समय नहीं है, ऑफिस भी जाना है, इन बच्चों को भी छोड़ना है। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन में कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। अब देखो, हरप्रीत को पता था कि भाई इनके बस का है नहीं, क्योंकि नाश्ता बना नहीं है, तो उसने पहले ही बच्चों को पैसे दे दिए थे। अब शाम को 6 बजे घर की घंटी बजती है, डिंग डोंग। वो हरप्रीत कोई पुस्तक पढ़ रही है। भाई मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। फिर उसे याद आता, ओह मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही चाय बनाता हूँ। तो पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तो इस पर हरप्रीत कहती है, तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वैसी हालत में वो दिन भर रहेगा? तो हरप्रीत, कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई है? अब देखो किचन में, अब जो व्यक्ति अपने बाहर के ही काम में रहता है वो एक दिन किचन में घुस जाए, ढूंढता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, मिलेगी नहीं। तो हरप्रीत, यही क्या अभी भी इसे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात को खाने पर आने वाले हैं। यानी एक और मेहमानदारी भी उनको निभानी है। तो इस कहानी के माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं कि घर में जो महिलाएं काम करती हैं वो किसी तरह से उन लोगों से अलग नहीं है, उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो ऑफिस में जाके या बाहर बिजनेस करते हैं या दूसरे काम करते हैं। तो उनकी तुलना में वो महिलाएं जो घर पर रहती है उनका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आते घर पर काम करने वालों का जीवन। अब जो घर पर काम करते हैं उनका जीवन कैसे होता है? तो इस कहानी में हमने हरप्रीत की माँ ही घर के काम नहीं करती ये देखा, बल्कि उसका कुछ काम मंगला भी करती थी जो उनकी घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी, यानी एक नौकरानी भी थी उनके यहाँ। तो बहुत से घरों में जो खासकर शहरों में होते हैं, वहाँ नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। तो कई काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना या छोटे बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। तो घर का काम करने वाली अधिकांश महिलाएं होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। कई जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी घरों में काम करते हैं। तो घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों को सुबह 5 बजे से और रात 12 बजे तक उनका काम चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। तो दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांग करती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी,
परंतु गुस्सा भी आता और अपमानित भी होती थी। तो इसके कारण अब देखो उनकी स्थिति क्या थी कि उनको बड़े सहम कर रहना पड़ता था, वो अपनी इच्छा से कुछ मांग भी नहीं सकते थे। तो वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने बैठे रहना पड़ता है। इस कारण स्त्रियों में कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, जैसे सांस की बीमारी या आंखें, नजरें कमजोर हो जाना आदि। दूसरी तरफ हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि पुरुष ऐसा काम कर सकते हैं जो भारी और शारीरिक थकावट वाला होता है, जबकि महिलाओं को उससे कहीं ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है। अब ये नीचे एक टेबल दी हुई है और इसमें भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो हमारा स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे देश के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संग्रह करता है, तो उसके कुछ आंकड़े ये 1998-99 के हैं जो इस टेबल में दिए गए हैं। जैसे हरियाणा और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के आंकड़े हैं। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, यानी हर हफ्ते उन्हें 23 घंटे कार्य करना पड़ता है जिसमें उनको वेतन मिलता है। तमिलनाडु में 19 घंटे काम करना पड़ता है। यानी अगर हम हरियाणा के मुकाबले में तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु की स्थिति ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पर स्त्रियों को प्रति सप्ताह कम काम करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, यानी ऐसे कार्य जो घर में होते हैं लेकिन जिसके लिए स्त्रियों को कोई वेतन नहीं मिलता। तो यहाँ प्रति सप्ताह 30 घंटे हरियाणा में और 35 घंटे तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में घरेलू महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। इसी तरह स्त्रियों के कुल काम के घंटे निश्चित नहीं है, क्योंकि निर्भर करता है कैसी स्थिति में काम कर रहे हैं। अब जैसे कोई फैक्ट्रियों में काम करती हैं तो वैसे फैक्ट्रियों का जो समय होता है 9 से 5 होता है, लेकिन वहाँ महिलाओं को सुबह 8:30 बजे से पहले पहुँचना होता है और शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक उनकी छुट्टी होती है। तो उनके काम के घंटे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो निश्चित नहीं है। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे अब प्रति सप्ताह हरियाणा में 38 घंटे पुरुषों को काम करना पड़ता है, जबकि तमिलनाडु में 40 घंटे काम करना पड़ता है। यानी तमिलनाडु में उनके काम के घंटे ज़्यादा हैं। पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह जो पुरुष है घर में काम सिर्फ पूरे हफ्ते भर में सिर्फ 2 घंटे काम करते घर में, वो भी कोई ऐसा कभी कुछ इधर से उधर खिसका दिया, उधर से इधर खिसका, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसे वो करना पड़े। तो ज़्यादातर वो काम संडे को ही होते हैं, क्योंकि बाकी दिन तो वो ऑफिस में रहते हैं। तमिलनाडु में 4 घंटे। तो पुरुषों के काम के घंटे यहाँ भी निश्चित नहीं है, वो उनके जॉब के अनुसार अलग अलग प्रकार के समय होते हैं। तो महिलाओं का काम और समानता, अब एक इस पर बात करते हैं कि महिलाओं के काम कैसे हैं और उसमें समानता है या नहीं है। अब ये चित्र है जिसमें यहाँ से हम देखते हैं, ये मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र का एक चित्र है। तो यहाँ देखें कि आंगनवाड़ी में एक महिला है और बच्चे बहुत सारे हैं। तो महिलाएं
केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर भी काम करती हैं। अब हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो संविधान में हमें समानता का अधिकार मिला है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। यानी गवर्नमेंट इस असमानता को, जो सामाजिक असमानता है, इसको समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। अब इसे सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इसका कारण ये होता है कि इन घरेलू कामों के चलते लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। इससे यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। आज हम देखते हैं लड़कियां जो है सेना में भी अधिकारी बनती हैं, बस चला रही हैं, ट्रक चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं। यानी जो काम पहले पुरुषों के होते थे वो काम अब महिलाएं भी करने लग गई हैं। तो अधिकतर महिलाओं को इस तरह के काम किए जाते हैं जो आसान क्षेत्र के काम होते हैं। तो पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं, और जिसमें महिला कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाता है, उनकी संख्या ही अधिक होती है। तो इसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी या क्रैश इसकी सुविधा कहते हैं। तो बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर काम करने में सुविधा होती है। यानी अगर उनके पास छोटे बच्चे हैं और वो काम करना चाहती हैं तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि बच्चों की देखभाल करनी है। सरकार ने बालवाड़ियां खोलने पर वो अपने बच्चों और को इस कारण लड़कियों को भी स्कूल जाने का मौका मिल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार किस प्रकार के कदम उठाती है और उससे महिलाओं की जो स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव आता है। अब यहाँ पर ये कुछ चित्र दिए हुए हैं जिसमें एक छोटी सी कविता है। मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं है भाग और ये अपना अधिकार। यानी महिलाओं को अब उसमें इस चित्र के माध्यम से बताया गया, इसमें अलग अलग प्रकार के चित्र हैं जिसमें महिलाओं की गतिविधियों को बताया गया है कि ऐसा कौन सा काम है जो उनके बिना नहीं हो सकता। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना महिलाओं के भी संभव हो, घर चलाने से लेके और बाहर तक। तो हर जगह महिलाओं की उपस्थिति है, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिलते हैं। तो ये जो है बंगाली कला का जो है ये चित्र है, बंगाल की महिलाओं के बारे में उनके एक समूह ने इसको बनाया था। इसी तरह नीचे एक और चित्र है जिसमें एक महिला को जो है अष्टभुजाधारी बनाया है। जैसे हम देवी को कहते हैं ना कि अष्टभुजा, तो 8 भुजाओं से 8 अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर महिलाओं को इस तरह से दिखाया गया है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, उसको दूध पिला रही है, दूसरी तरफ वो घर के काम कर रही है, कपड़े धो रही है, पानी ला रही है, झाड़ू लगा रही है, खाना पका रही है, ठीक है। तो ऐसे सारे कार्य वो कर रही है। तो इस तरह से उसको नारी सम्मान को दर्शाने के लिए ये चित्र बनाए गए थे। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ अभी भी बहुत से स्तरों पर असमानताएं होती हैं।